हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग हमने आपको पढ़ा दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उस पर डिस्कस कर सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी में कुछ टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि एमिनो एसिड या प्रोटीन, इन सब से रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो एमिनो एसिड की हम डिस्कशन करेंगे। एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड क्या है। एमिनो एसिड, एमिनो और एसिड दो टर्म मिलकर के बना है। एमिनो एंड एसिड। एमिनो मीन्स NH2 ग्रुप और एसिड मीन्स COOH ग्रुप। ये दोनों मिलके एमिनो एसिड बनता है। एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड अगर हम बनाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, NH2 COOH H एंड R। इसी को एमिनो एसिड या अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलते हैं। अल्फ़ा इसलिए बोलते हैं, COOH के बाद वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसी को हम अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलते हैं। नाम से ही जैसे लग रहा है, एमिनो एंड एसिड। एमिनो एसिड होता क्या है। प्रोटीन की रिपीटिंग यूनिट है ये एमिनो एसिड। मतलब प्रोटीन को अगर बनाना है तो कई एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे तो एमिनो एसिड आपको बनेगा। तो एमिनो एसिड का तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में है, pH 7 पर है, तो क्या होगा। pH 7 पर होने पर, चूँकि इसमें देखिए एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। ये बेस की तरह रिप्रेजेंटेशन देता है, ये एसिड की तरह। मतलब ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। और एसिड और बेस अगर एक साथ रहते हैं तो रिएक्ट भी कर लेते हैं। pH 7 है तो यहाँ का प्रोटॉन टूट करके इसको मिल जाता है। जब यहाँ का प्रोटॉन टूट करके इसको मिल जाएगा तो उसी सॉल्यूशन में ये किस तरह से बिहेव करेगा, NH3+ और CH एंड R और CO-। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आयन हैं, एक आयन ये, एक आयन है, इसलिए इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। हिंदी में द्विध्रुव आयन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन सा ज्विटर pH 7 पर, या नॉर्मली बोल दिया कौन सा कंपाउंड ट्रीटेड एज ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। तो आप क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव कर सकता है या एग्जिस्ट कर सकता है। ज्विटर आयन मतलब द्विध्रुव आयन, एक ही कंपाउंड में दो आयन का प्रेजेंस आपका क्या कहलाता है, ज्विटर आयन। अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, अगर हम एमिनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। फार्मूला तो आपका यही है, NH2 COOH R एंड H। एसिडिक मीडियम में H+ आयन मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, तो इसलिए H+ आयन एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो बेस से रिएक्ट करता है। तो इससे रिएक्ट कर जाएगा। जब इससे रिएक्ट कर जाएगा तो NH3+ बन जाएगा, CH R COOH। ठीक, ये बन गया। यानी ये क्या बना, कैटायन बना। कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको कैटायन बोलते हैं। नॉर्मली कार्बन पे लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कैटायन बना। और अगर ये बेसिक सॉल्यूशन में है तब क्या होगा। बेसिक सॉल्यूशन में अब फार्मूला तो यही है, एमिनो से NH2 CH R COOH, और सॉल्यूशन आपका मान लीजिए बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन में है तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो एसिड वाला पोर्शन है वो रिएक्ट करेगा, यानी H+ ले करके ये H2O बना लेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस पर NH2 CH R एंड CO- ये एनायन बना, या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। तो अब बताइए, अगर इलेक्ट्रोड पर इसको जाना हो तो कौन किधर जाता है। देखो, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा।
ये कैथोड पर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। उसका रीज़न ये है, नॉर्मली एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो चार्ज आया है कैथोड पर उसके रिवर्स आयन उसके पास जाते हैं। तो इस तरह से एसिडिक सॉल्यूशन में अगर रख देंगे एमिनो एसिड को तो एनोड की तरफ जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाके रिड्यूस होगा। ठीक, इस तरह से हमको ये सॉल्यूशन मिलेगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज वाले जाएंगे, ये जाएगा एनोड पर, ठीक है, ये जाएगा कैथोड पर, इसलिए उल्टा। ठीक, चार्ज तो बदलता रहता है लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिक्स होता है एनोड और कैथोड का। तो इस तरह से वो कैथोड, एक कैथोड की तरफ एक एनोड की तरफ। अब मेन पॉइंट हमारा ये था कि आइसोइलेक्ट्रिक समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं, उस पर हमको डिस्कशन करना था, इसीलिए हमने इसको बताया। अब देखिए, अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नाम से ही लग रहा है समविभव, जहाँ विभव सेम हो जाए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ मिलता है, देखिए ऐसा पीएच सॉल्यूशन अगर एसिड में रखेंगे तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, अगर बेस में रखेंगे तो पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ मिलेगा, अगर पीएच 7 पे रख रहे हैं, मतलब ऐसा पीएच जहाँ आपका एमिनो एसिड किसी भी साइड में मोशन ना करे, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, तो यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये जहाँ ज्वाइटर आयन आपको मिल रहा है वहाँ क्या मिलेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से एमिनो एसिड को हम लोग बोल सकते हैं। और देखिए एमिनो एसिड के अगर बात करें, एमिनो एसिड कितने टाइप का होता है, नॉर्मली 20 टाइप्स का एमिनो एसिड होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं और 10 एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। और आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इसेंशियल किसको बोलते हैं, नॉन इसेंशियल किसको बोलते हैं। तो इसेंशियल मतलब आवश्यक और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है अनावश्यक। तो क्वेश्चन ये है कि आवश्यक कौन है, अनावश्यक कौन है। जो देखिए, कुछ एमिनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है और कुछ एमिनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो जो एमिनो एसिड बॉडी बना लेगी वो इसेंशियल नहीं है, उसे हमें आउटर सोर्स से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी उसे हम आउटर मोस्ट सोर्स से लेंगे, यानी बाहरी सोर्स से, खाने से उसे पूरा करेंगे, उसे हम इसेंशियल एमिनो एसिड बोलेंगे। तो 20 टाइप का एमिनो एसिड है, जिसमें से 10 इसेंशियल होता है, 10 नॉन इसेंशियल होता है। ये आपके बुक में चार्ट दिया है, चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये बायो में पूछा जाता है। तो हम लोग को अगर आपको इसेंशियल अगर पढ़ना भी है तो 10 एसेंशियल एलेनिन वगैरह हैं, उस तरह से आर्जिनिन वो सब हैं, वो आप देख लीजिएगा। 10 इसेंशियल एमिनो एसिड के चार्ट से आप स्टडी कर लीजिएगा। तो यानी इसेंशियल किसको बोलेंगे, इसेंशियल उन एमिनो एसिड को बोला जाएगा जो बॉडी के लिए जो बॉडी नहीं बना पाती और बाहरी स्रोत से लेना है, जैसे दाल हो गया या मीट मछली हो गया या मिल्क हो गया, ये सब एमिनो एसिड यानी प्रोटीन का सोर्स हैं जिसे हमें लेना पड़ता है। तो ठीक है, इसलिए हम लोग दाल वगैरह खाते भी हैं या दूध वगैरह का यूज करते हैं, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं से बॉडी को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड में चेंजिंग क्या है। देखिए, नॉर्मल फार्मूला एमिनो एसिड का तो जो आपने लिखा था वही फार्मूला है, और R और H, सिर्फ ये R के जगह पे कोई भी ग्रुप चेंज करते हैं, कभी फेनिल आ जाएगा, कभी C6H5CH2 आ जाएगा, मतलब R के जगह पे कुछ भी आप चेंज करते जाएंगे एक नया एमिनो एसिड, कभी C6H5 लग जाएगा, कभी NH2 लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ये R के जगह पर रिप्लेस होता जाएगा, तो एक नया एमिनो एसिड बनता जाएगा, उसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों आएंगे। तो इस तरह से हम 20 टाइप के एमिनो एसिड देखते हैं। अब एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जैसे उनके बेस के आधार पे। जैसे कभी कभी क्या होता है, एमिनो एसिड पे NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाता है,
मतलब R की जगह पे NH2 सब्स्टिट्यूट हो गया, तो पहले से एक एसिड एक बेस उसके पास है तो हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन अगर NH2 ज़्यादा हो जाए या COOH ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक बेसिक हो जाएगा, या इक्वल है तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन फिर से किया गया है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, मतलब ऐसा एमिनो एसिड जिसमें जितना एसिड और बेस यानी ग्रुप इक्वल हो, COOH और NH2 ग्रुप जो इसमें है R और H वो सेम हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब एसिडिक अगर बोलें, एसिडिक एमिनो एसिड अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 या 2 क्या हो, COOH ग्रुप आ जाए। जैसे एक तो कंपलसरी है, R के जगह पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, जैसे CH2COOH R के जगह पे आपने लगा दिया होगा, ठीक, COOH R के जगह पे लगा दिया होगा, तो इस तरह से। और जो न्यूट्रल होता है उसमें ग्लाइसिन वगैरह आता है और एस्पार्टिक एसिड उसके नाम में ही हो जाता है। जैसे एसिडिक एमिनो एसिड की बात करेंगे तो एस्पार्टिक एसिड नाम से ही लग रहा है, ठीक। और बेसिक की अगर बात करेंगे तो लाइसिन वगैरह हो जाता है बेसिक में क्या होगा, जैसे NH2 अपनी जगह पे, C अपनी जगह पे, COOH अपनी जगह पे, H भी अपनी जगह पे, यहाँ पता लगा CH2 NH2 आ गया, ठीक। लाइसिन वगैरह नाम देख लीजिएगा, इस तरह से कई नाम हो सकते हैं बेसिक के। तो ये एसिडिक था, और बेसिक अगर बोलेंगे ये बेसिक है, बेसिक को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें मोर देन 2 बेसिक यानी NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे बेसिक बोलते हैं। अगर एसिडिक एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें मोर देन 2 आपका या 2 मतलब 2 या 2 से अधिक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। अब इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते थे तो एसिडिक बन जाता था, जैसे CH2COOH। अब बताइए एक COOH 2 COOH हो गया, यहाँ NH2 बताइए एक यहाँ। तो इस तरह से एमिनो एसिड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। तो एमिनो एसिड के बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए एमिनो एसिड की बॉन्डिंग कैसी होती है। पेप्टाइड, जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, जो एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमिनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो आप बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। अगर 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड, 2 से ज़्यादा जुड़ते हैं तो ट्राईपेप्टाइड, बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो ठीक है, एमिनो एसिड को हम लोग जोड़ के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर आता है। जैसे देखिए H2N R H COO, देखिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं COOH, ठीक, H NH CO NH C R नीचे भी लगा सकते हैं, H ऊपर भी लगा सकते हैं, COH। ठीक, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो वाटर निकलेगा, और अगर वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, H2N C R H CO NH H R COOH। ये जो आप देख रहे हैं कई बार कंपटीशन में भी पूछा है, किस टाइप का लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज इसको बोलते हैं, पेप्टाइड। अब 2 है तो इसलिए डाईपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, यानी एमिनो एसिड अगर जुड़ेगा आपस में तो इसी बॉन्ड से जुड़ता है। अगर 2 जुड़े हैं तो डाईपेप्टाइड, मोर देन 2 जुड़े हैं तो ट्राईपेप्टाइड भी आप इसको बोल सकते हैं, और बहुत सारे जुड़े हैं तो पॉलीपेप्टाइड भी इसको हम लोग बोला जा सकता है। ठीक, तो अब चलिए डाईपेप्टाइड हम लोग बना लिए। अब अगर हमें ट्राईपेप्टाइड बनाना होता बाय द वे, उसे भी देख लीजिए। तो डाईपेप्टाइड तो ऑलरेडी बना है, इसी को ले लें पहले, H2N R H
CHNH फिर एक दूसरा नया मॉलिक्यूल, 2 डाइपेप्टाइड ये है ऑलरेडी, HNH, क्योंकि COOH से NH2 ही जुड़ सकता है, NHCr, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं COOH, तो OH यहाँ से H यहाँ से, ये दोनों जब जुड़ गए तो आप ऐसे पॉलीपेप्टाइड आप बना सकते थे, तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता, H2NHCOOH, ठीक, ये आपका ट्राई पेप्टाइड है। ठीक, 2 जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड, 2 से ज़्यादा जब जुड़ते हैं तो ट्राईपेप्टाइड। इस तरह से पॉली बनाना हो तो यहाँ से H हटा दीजिए, यहाँ से OH होल बना दीजिए, चाहे जितने बन जाएंगे पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसी तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर प्रोटीन आपसे पूछा जाए कि कितने एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है, तो आप कह सकते हैं कि 100 एमिनो एसिड कम से कम जुड़ेंगे तो हमें प्रोटीन बनेगा। अगर आप इसी में पॉली बनाना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, पॉलीमर बन जाएगा। H का एक H हटा दीजिए, NCrHCONH और HRCONH, ठीक, एक तरफ तो आपने जोड़ा ही है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। NHRHCO, बस यहीं से होल एंड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये लगेगा कि कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब एमिनो एसिड क्या होती है? फिर एमिनो एसिड बेसिक रिपीटिंग यूनिट होती है, यानी आधारभूत इकाई। जैसे बॉडी की आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है। वैसे ही प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कितने एमिनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में, एक तो 100 एमिनो एसिड। और मॉलिक्यूलर मास की जब बात होगी कि कितना मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन को बनाने में यूज होता है, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो आप कहेंगे 10,000 10,000 के लमसम आप मॉलिक्यूलर मास वाला लेंगे कंपाउंड, तो आपको क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रही प्रोटीन में कुछ चीज़ें, जैसे आपका प्रोटीन भी कुछ टाइप होता है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन के प्रकार है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा टाइप है ग्लोबुलर। देखिए, जैसा कि नाम है उसी तरह फाइब्रस का मतलब फाइबर युक्त। ऐसे प्रोटीन जिसमें फाइबर होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इन पर हीट और पीएच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है? जैसे नाखून, बाल, इन सब में फाइब्रस प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर क्या होते हैं? इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पीएच टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? मसल्स में मायोसिन प्रोटीन। इस तरह से ये प्रोटीन आपको मिलता है। तो ठीक है, ये था प्रोटीन के बारे में। बाकी उसकी स्ट्रक्चर है जो बायो में आप पढ़ेंगे, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बट ज़्यादातर ये केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर बायो का टॉपिक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। ये भी बायो का है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए क्योंकि बायो मॉलिक्यूल में है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड केंद्रक यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक प्रॉपर्टी का कैरियर होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यही गुणों को पहुंचाता है। जैसे बाप के गुण कुछ न कुछ बेटे में मिलते हैं, या दादा के गुण कुछ न कुछ पोते में मिलते हैं, या दादी के गुण मिल सकते हैं। इस तरह से
आपका जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है वो न्यूक्लिक एसिड करता है। तो न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, दो टाइप हैं, डीएनए एक नंबर, दूसरा है आरएनए। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो जो वायरस होते हैं उसमें भी डीएनए आरएनए पाया जाता है। कुछ वायरस आरएनए टाइप के होते हैं, कुछ वायरस डीएनए टाइप के होते हैं। तो इस तरह से उनमें भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रेप्लिकेशन करते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, दोनों न्यूक्लिक एसिड। आप अब देखिए, इनको बनाने वाला जो बेस होता है, 4 टाइप का बेस होता है, प्यूरीन, पिरिमिडीन, थायमीन, यूरेसिल और गुआनिन। तो अब देखिए एडेनिन, गुआनिन, बेस एडेनिन जो डीएनए में है उसमें क्या क्या मिलता है, ये मेन क्वेश्चन है, उसी पे आते हैं। उसमें पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। और आरएनए में कौन सा बेस है, एडेनिन, गुआनिन है, थायमीन की जगह पे यूरेसिल है और साइटोसिन सब है। मतलब डीएनए आरएनए में केवल इतना अंतर है, थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो इसमें कुछ प्यूरिन होते हैं, कुछ पिरिमिडीन होते हैं, दोनों बेस होते हैं। इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड होता है। अब रही बात थोड़ी सी, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन्स की। तो विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, पर बॉडी को नीड होती है विटामिन की। तो विटामिन को 2 पार्ट में बांटा गया है। और मिलता कहाँ से, हमें आउटर मोस्ट सोर्स से विटामिन मिलता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई और ए, के। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के एक तरफ, विटामिन बी एंड सी एक तरफ। तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है और ए, डी और ई के फैट सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है। बाकी ए का सोर्स क्या है, ऐसे ए का जो सोर्स है आपका विटामिन ए कहाँ से मिलता है। नॉर्मली ज़्यादातर विटामिन आप ये लिख सकते हैं, दूध, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ों से मिलता है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो रतौंधी रोग होता है। और ज़्यादातर कैरेट, गाजर में मिलता है, पीले भाग में, और बाकी दूध वगैरह में भी मिलता है। ठीक, तो विटामिन ए हो गया। डी, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, दूध से, सनलाइट से, इन सब चीज़ों से डी मिलता है। कमी से सूखा रोग, रिकेट रोग हो जाता है। विटामिन ई स्टेरिलिटी विटामिन होती है, इसकी कमी से नपुंसकता हो जाता है। ठीक, विटामिन के अगर कमी हो गई तो आपका ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम होती है। टमाटर वगैरह में मिलता है और भी दूध वगैरह, हरी सब्जियों में मिलता है। यही मेन चीज़ है। विटामिन बी में कई होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं, B1 होता है, B3, B5, B12 होता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है। विटामिन B1 से थोड़ा याददाश्त कमज़ोर हो जाता है और B2 से आपका बाल वगैरह झड़ने लगता है। B3 से आपका बॉडी में थोड़ी सी स्किन डिजीज भी प्रॉब्लम हो सकती है। और B12 से, जो B12 विटामिन होता है, साइनोकोबालामिन उसको साइंटिफिक रूप से बोलते हैं। ये ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, तो विटामिन सी क्या है, विटामिन सी स्कारबिक एसिड बोलते हैं इसको साइंटिफिक रूप से। और ये इसकी कमी से जो आपका चोट वगैरह लग जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम, और जल्दी से घाव ठीक नहीं होता है। कमी से रेजिस्टेंस पावर वीक हो जाती है।
अधिक हो जाने से मूत्र के रास्ते ये विटामिन निकल भी जाते हैं। ठीक, इस तरह से है। नया विटामिन एक है जो विटामिन एच जिसको बोलते हैं, वो विटामिन एच जो खोजा गया है उससे क्या होता है, उससे बाल जल्दी, उसकी कमी से बाल जल्दी झड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारे विटामिन को एक बार डिस्कस कर लीजिए। और बाकी बुक में विटामिन आप हाई स्कूल से पढ़ते आए इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम विटामिन पे नहीं गए, आप विटामिन को कवर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।